हमीद का उनके घर पहुंचना चाहिए। जी जी। तो एक गांव का ये ढूंढा गया कि उस गांव का एक सैनिक चाहिए। जी जी जी। तो उस गांव का एक सैनिक, हम अपने दूसरे कंपनी में थे। जी जी। तो हमको और एक हवलदार को, ग्रेनेडियर को भेजा गया। दुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर हमीद का सामान लेकर उतरे और आ गए उनके यहाँ। तो आने के बाद हमको तो इतना कुछ सिखाया। तो हम लोग जो है चल दिए। जाने के बाद अब्दुल हमीद अम्बाला में थे और हम चंडीगढ़ में थे। लेकिन जब लड़ाई लगी तो हम लोगों का सेक्टर अलग अलग बांट दिया गया। हम थे बाघा बॉर्डर पर, हमीद खेमकंड सेक्टर में, हरि के पतन के पास है। ये दोनों अमृत कलश के YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पुनः आप पहुंचे हैं सेकेंड वीडियो में अपने वीर अब्दुल हमीद के धामूपुर गांव में, जहां हम आपसे मिलवाएंगे उनके साथ रहे और उनके साथ लड़ाई को लड़ने का काम किए थे श्रद्धेय गणेश पाल जी। हम उनके घर पहुंचे हैं और उनसे उन समय के बारे में बातें करेंगे, किस तरह से उनके सामानों को लेकर के वीर अब्दुल हमीद के शहीद होने के उपरांत उनके सामानों को लेकर के अपने गांव और वीर अब्दुल हमीद के घर पे आते हैं और उनकी पत्नी को बताते हैं। ये सारी बातें हम इनसे ही कनेडी ने जब पेटेंट टैंक दिया था तो ये दिया था कि अजय है, इसको कोई भेद नहीं सकता। विश्व का कोई भी गोला इसको बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन जिस समय ये टैंक बन रहा था अमेरिका में, तो हमारा CID ने बोला कि अरे ऐसा एक अभेद्य टैंक बन रहा है जो कि 9 इंच मोटी चादर है और इतना टेम्पर दिया जा रहा है कि गोला देखते वो पिघल जाएगा लेकिन एयर सीट नहीं पिघलेगी। लेकिन हमारे भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, हम लोगों को सीधे कह दिए कि इससे कोई डरने की बात नहीं है। सिर्फ अगर पेटेंट टैंक सामने आ जाता है तो उस पर गोला मारना है तो चेन पर, क्योंकि चेन को इतना टेम्परिंग नहीं दिया जाता। और अगर टेम्पर दोगे तो 8 व्हील इधर होते हैं, 8 चक्के उधर होते हैं, वो चेन ड्राइव होता है। अगर टेम्पर दोगे तो टूट जाएगा। इसीलिए हम लोगों को पहले सिखा दिया गया था ट्रेनिंग में ही कि चेन पर गोला मारना है। और गोला मार करके इतना बड़ा खतरनाक हथियार था कि उसका पहला गोला इतना तेज ऑटोमेटिक बैरल घूमेगा और जिसने वहां से उसको गोली मारी है या गोला मारा है वो जा करके वहीं पर हिट कर देगा। तो हम लोगों को ये सिखाया था कि जिस समय पहला गोली अगर उसके अंदर लगे, गोला लगे चेन में, इतना तेज भागना है कि 100 मीटर दूर चले जाना है, नहीं तो वो भट्ठा बना देगा। जी जी जी। तो यही 2 ट्रेनिंग हम लोगों को मिली हुई थी। और इसी को हमीद ने हमको ध्यान में रखा, क्योंकि सबको मालूम है कि उस पाकिस्तान बहुत छोटा सा है। जी जी जी। खाने के लिए भी मर रहा है, लेकिन पेटेंट टैंक पर उसको इतना भरोसा था कि लाहौर से राजधानी बदल दिया अपनी। जी जी। पीछे हटा दिया और फिर लाहौर से पेटेंट टैंक को मार्च कर दिया। बोला कि सीधे जाकर रुकना दिल्ली के लाल किले पर। उसकी वर्डिंग है। जिस समय वो चलने लगा पेटेंट टैंक तो हमारे को कमांडरों को पता चल गया, हम लोगों को तो नहीं मालूम हुआ, कमांडर को मालूम चल गया कि पेटेंट टैंक मार्च कर रहा है। जयंतनाथ चौधरी हमारे जनरल थे, उन्होंने दिल्ली से चलाया अमृतसर बाई है, तुरंत बोला मैं लड़ाऊंगा पलटन को, क्योंकि कमांडर टाइट रहेगा तो फौज टाइट रहेगी। खूंटा यदि मजबूत है तो पशु नहीं तोड़ा सकता है। जयंतनाथ चौधरी आया, बोला बहादुरों मैं कुछ नहीं जानता, 12 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर दुश्मन की जमीन लेनी है। अब हमारे इंडियन अफसर जो हैं मीटिंग किए, तो मीटिंग इकट्ठे होकर नहीं होती है, वायरलेस सेटों से होता है।
पूरी आर्मी लड़ गई। जी जी जी। पूरी जब आर्मी लग गई और 12 किलोमीटर जमीन ले ली, ले करके झंडा गाड़ दिए। अब सोचिए कि जिस इलाके की 10 किलोमीटर जमीन बॉर्डर से लेकर जम्मू से लेकर कच्छ तक चली जाएगी, वो क्या खाएगा और कैसे चैन से रहेगा। अब उसने क्या हुआ कि मार्च कर दिया पेटेंट इश्यू को देखकर। जी बोला कि अगर इंडिया इस रफ्तार से आएगी तो तीसरे दिन लाहौर पहुंच जाएगी। जी जी। तो उसने पेटेंट टैंक को मार्च कर दिया। पेटेंट टैंक जब ही आया तो हमारा कमांडर जरूर बोला कि मेरे वतन के बहादुरों, दुश्मन का कुछ नहीं है सामने, अरे कुछ हमको ध्वस्त करना चाहिए ना, बिल्कुल। फैक्ट्री मिलना चाहिए या फौज मिलना चाहिए, कुछ उसका नुकसान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मिला नहीं मिला। अरे सैनिक तो मिले ही, कुछ मारते गए चलते गए, मारते गए चलते गए। इसके बाद जब पेटेंट टैंक को मार्च कर दिया तो हमारा कमांडर बोला कि थोड़ा पीछे आओ। जब हमारी सैनिक थोड़ा थोड़ा पीछे आने लगे तब तक पेटेंट टैंक पहुंच गया था। पहुंच गया। तो जब पेटेंट टैंक मार्च हो गया तो हमारे पास भी जितने पेटेंट टैंक थे हमारे पास मार्च कर गए, उनसे मुकाबला करने के लिए जम्मू से लेकर कच्छ तक फैल गए पूरे टैंक। 9 तारीख रात को उसके टैंकों से और हमारे टैंकों से मुकाबला होने लगा। ऊपर वाले की मर्जी थी। हमीद जो है, जब कमांडर बोला कि धीरे पीछे आओ धीरे धीरे, तो वहां पर इतना गर्दा मच गया टैंकों की वजह से, टैंकों की वजह धुर्रा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो जहां था वो फंस गया। जी जी। तो हमीद जो है उनके टैंकों के बीच में, क्योंकि हमीद आरसीएल गन पर था। जी जी। ये देखे होंगे आप, वो जीप है आरसीएल गन लगी हुई आरसीएल गन है, उसका बैरल 32 फुट लंबा होता है। जी जी जी। और 25 पाउंडर गोला लगता है। 25 पाउंडर का मतलब 12.5 किलो बारूद रहता है। जी जी जी। एक बारूद का छोटा सा टुकड़ा जो है इस घर को उड़ा सकता है, और जिस गोले में जो है 12.5 किलो बारूद भरा है वो तो पूरा नगर को उड़ा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसने क्या हुआ कि अब्दुल हमीद जो है गन पर बैठा और देखा कि ये तो अमेरिका का पेटेंट टैंक आ रहा है। जिस समय आने लगा तो ऊपर वाले ने सबको, हिंदू है तो बोलेगा जय बजरंगबली, जी जी। मोहम्मदन होगा तो बोलेगा कि अल्लाह हो या अल्लाह खुदा, ये मतलब नाम ले करके और मारा गोला। जी जी। जब मारा गोला तो उसका चेन जो है टूट गया। तो वो उसमें 7 आदमी होते हैं एक टैंक में। जी जी। 7 बेकार। अब कर क्या पाएंगे, उनका टैंक तो उतर नहीं सकते वो नीचे, टैंक से नीचे नहीं आ सकते हो, और टैंक चल नहीं सकता है आगे। ड्राइवर जो उस गाड़ी को भगाया, जी, जो इनकी जीप थी, तो इसमें 3 आदमी होते हैं। जी जी जी। एक जो है गोला भरने वाला होता है, हमीद था फायरर। जी जी। क्योंकि फायरर उसी को बना जाता जिसका निशाना बिल्कुल सटीक हो। ऐसा लहरा गहरा न था खैरू की नहीं कि बाजू हिल गया, आंख नहीं बंद हुई एक, जी जी जी। या बार बार आंख ऐसे हिलाता, ऐसे कि टेस्ट होता है यही सब। तो उसी को फायरर बना था। हमीद जो फायरर था। जिस समय पहला टैंक टूटा है, याद नहीं है, पहला टैंक टूटा है तो ड्राइवर पूछा है कि गाड़ी किधर मोड़ू। जी जी जी। क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल धुआं धूल एकदम धूल हो गई। बोला गाड़ी दाहिने मोड़ो। गाड़ी जब दाहिने मोड़ा है तो फिर दूसरा टैंक जो है नजर आ गया सामने। जी जी। उसको भी अल्लाह का नाम लेकर गोला मारा, वो भी ध्वस्त हो गया। जी जी। इसके बाद में ड्राइवर पूछा कि सर अब किधर। जी जी जी। अब किसी का कंपास काम ही नहीं कर रहा है।
है। जी जी। और पूरे तो लोहे के मेटल बैठे हैं, कंपास तो एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर दिशा बताएगा ही नहीं, हमारी डिग्री बताएगा ही नहीं कि हम कहाँ से चले हैं, कहाँ पर हैं। अब बताया नहीं। इसके बाद में हमें जो है आया, देखा जब दाहिने गाड़ी, जिससे पहले ऐसे है थे, गाड़ी बोला पहली बार कि दाहिने मुड़ो तो इधर गई। जी जी। फिर बोला कि दाहिने मुड़ो तो इधर हो गए। जी जी। अब इधर पाकिस्तान हो गया, इधर हिंदुस्तान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पाकिस्तान का टैंक जो है हिंदुस्तान के टैंक को टक्कर मार रहा है। जी 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 जी। तो वो दोनों ऐसे लड़ेंगे जी 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 जी। जिसका मेटल कमजोर होगा वो टूटेगा, टूट जाएगा। बैरल दोनों ऐसे नहीं होने देंगे। जी 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 दोनों चालाक हैं ड्राइवर। जी जी जी। उनको ऐसा कोई गलती, जिसने गलती किया वो मारा जाएगा। तो अब इसने क्या काम करा, ऐसे टक्कर मार रहा था। जी जी। हमें जो है दूर से देखा, जी जी। हमें दूर से देखा कि अरे ये तो इस साले ने तो हमारे टैंक को रोक रखा है। जी जी जी। बस ड्राइवर को खड़ी किया, बोला रोक जीप को। ग्रेनेड निकाला, हम लोगों के बेल्टों में जो छेद होता है उसमें ग्रेनेड का फंसा कर रखते हैं। जी जी। उसमें से उसने ग्रेनेड निकाला और उनके टैंक पर चढ़ गया, पाकिस्तान के टैंक पर जी। पीछे से, क्योंकि उसका मुंह तो उधर है। जी जी जी। इंडिया वाला देख रहा है हमारा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हमारे पास भी तो तिरंगा गाड़ी है पीछे। जी जी जी। या नहीं नजर आएगा तो हम लोगों का कुछ निशान रहता है जो कि वो समझ जाएगा कि हमारे सैनिक हैं। हमारे सैनिक। तो उसने क्या काम कर दिया कि जब देखा कि हमारे को टैंक को जो है ये बर्बाद कर रहा है, अब इसने पीछे से टैंक पर चढ़ गया और हुड को खोला। हुड को खोलने के बाद में उसमें ग्रेनेड को डाल दिया। अब वो सातों आदमी ऐसे भून गए जैसे मक्की का लावा भूनता है, खून की धार बहने लगी। हमीद ग्रेनेड डाला और भागा अपने जीप पर। जी जी। जिस समय जीप पर वो भागने लगा तब तक चौथा टैंक पाकिस्तान का देख लिया। बोला हो, इसने तो हमारे टैंक को बर्बाद करके जा रहा है, बर्बाद करके जा रहा है। उस टैंक वाले ने गोला छोड़ा और हम ही दौड़ते हुए जा रहे थे तो दाहिनी टांग और बायां बाजू, क्योंकि जब ही दौड़ता जा रहा है गोला सर दे ऐसे निकाला, कुछ ही लेता हुआ ये पेट का हिस्सा लेता हुआ एकदम निकल गया। जी जी जी। हमीद वहीं गिर गया। ड्राइवर क्या किया, सफेद झंडा लगाया और झंडा गाड़ी पर लगाया सफेद, हमीद के पास आया, लादा अपने ऊपर गाड़ी के अंदर रख दिया और लेकर के अमृतसर हॉस्पिटल चल दिया। लड़ाई के मैदान से ये 2:30 बजे रात को गिरा है जवान। 2:30 बजे रात, 2:30 बजे रात को, मतलब 9 तारीख से लड़ाई शुरू। लड़ाई तो पहले से है, लेकिन 9 की रात जब 12 बज गया तो 10 हो गया। इसीलिए 10 सितंबर को मनाते हैं। जी जी। अमृतसर जब ले जाने लगा तो ये हुआ कि बॉर्डर लाइन जितना होगा वो एक फीते से मार्क कर दिया जाता है कि इधर लड़ाई का मैदान है, इधर शांति का मैदान। तो अस्पताल कहाँ होगा, शांति वाले में होगा। तो जब लेकर चलने लगा तो पुलिस वाले रोक दिए। पुलिस का मतलब मिलिट्री के पुलिस। बोला रुको, कहाँ जा रहे हो। जी जी जी। तब उसने बोला कि सर एक जवान घायल हो गया है। ड्राइवर बोला जी जी, एक जवान घायल हो गया है, अस्पताल ले जाना। अब वो सोचा कि जहां टैंकों की मार हो रही है वहां कोई बच ही नहीं सकता, तो ये जिंदा थोड़ी होगा। बोला रोको गाड़ी। रुका, कमांडर को खबर किया कि सर एक गन जो है उसमें जवान है, हॉस्पिटल ले जाना है। बोला अरे क्या बात कर रहे हैं आप, टैंकों की मार में वो कम से कम ड्राइवर और गोला वाले बच गए, वही बहुत है, गाड़ी को खड़ी रखो। गया कमांडर नजदीक, ये जयेंद्र चौधरी गए। जी जी जी। ड्राइवर से पूछे कि क्या बात है। जी जी। उसने बोला सर अब्दुल हमीद ने 3 पेटेंट टैंक को तोड़ा है। अब विश्वास कैसे पड़ेगा। उसने पिस्टल निकाला
जो सबसे बड़ा कमांडर होगा, जो लड़ाता रहेगा फौज को, उसके पास एक पिस्टल मिलती है जी 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 जो कि 1 मिनट के अंदर जी जी। रात को दिन कर देगा, इतनी लाइट देगा ऊपर से। हाँ, कि गर्दा गुर्दा कुछ नजर नहीं आएगा, इतना मतलब पावरफुल उसको दिया जाता जी। क्योंकि उसको ट्रुप्स देखना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका ट्रुप दुल्लापुर, सिखड़ी और जखिनिया तक लड़ रहा है, तो देखेगा कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसने जब पिस्टल को लगाया तो देखा कि 1 2 3 टैंक, 3 टैंक ध्वस्त पड़े हैं। अब उसने क्या काम किया, देखिए मैं बोला ना कि फौज में बड़ा रोबीला शब्द बोला जाता है, ढीला शब्द नहीं बोला। हमारा जनरल उस जनरल को भेजा, खबर है अमेरिका के जनरल को, क्योंकि अमेरिका ने ही तो दिया था उस पाकिस्तान। उसने यही शब्द बोला कि क्या तुम यार कागज के टैंक बनाकर भेजे हो। भाई जनरल से जनरल, बिल्कुल देखा टीचर साहब से कोई लेडी जाएगी तो आराम से बात कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप हमसे बात करेंगे जी, जी। तो जनरल से बात, क्योंकि वो सब एक ही क्लास के आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे अमेरिका का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे जनरल, वो सब एक ही क्लास के हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को। जी जी जी। अब उसने क्या काम कर दिया, बोला क्या यार तुमने कागज का भेज रखा है टैंक, देख लो खेमकन सेक्टर में 3 टैंक तुम्हारे टूटे हुए मिले हैं। ये तो ये अनाउंस उसको कर रहा है ना, कनाडा के जनरल को, बिल्कुल अमेरिका के जनरल को। जी जी लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान भी सुन रहा है जी 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 ये शब्द, जी। और इतने में हमारे फौज का इतना मनोबल ऊंचा हो गया, इतना हाई हो गया। फर्स्ट 3 टैंक इसने हमीद ने तोड़ा है। अब पूरी फौज का मनोबल ऊंचा हुआ है। तब जा करके मेरठ के मेजर आसाराम त्यागी हमारी ऐसे ही 40 गनों से, जी 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 जी, इसी टाइप की 40 गनों से पूरे टैंक को घरवा लिया। अब जाएगा कहाँ, चुपचाप खड़े हैं सब। कनाडी बोला कि लड़ाई रोको लाल बहादुर शास्त्री को, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री थे देश के। बहुत ईमानदार और वफादार आदमी जिसको बोलते हैं। अब उसने क्या काम किया कि बोला शास्त्री लड़ाई बंद करो, मैं देखना चाहता हूं कैसे मेरे टैंक टूटे। बोला नो, लड़ाई बंद नहीं होगी, तुम ही तो बोल रहे थे कि धोती सरकार है। अब लाल बहादुर शास्त्री 3 दिन एक्स्ट्रा लड़ा दिया हम लोगों को। अब उसी आन मान में ज्यादा पलटन लग गए, उसी आन मान में। जी जी। क्योंकि अब गमन हो गया, गमन सबसे बड़ा बेकार चीज हाई हो गया था, उत्साहित हो गए थे हमारे सैनिक। ऐसी ही बात है, अब्दुल हमीद ने फर्स्ट 3 पेटेंट टैंक को तोड़ा। बाबूजी वो परिस्थितियां बड़ी मर्माहत रही होंगी, वो संभवतः जिम्मेवारी आप ही को दी गई थी, और कुछ एक घंटे पहले आपसे और वीर अब्दुल हमीद जी से वार्ता हुई थी, और कुछ उन्होंने आपसे बताने का काम किया था कि इस तहत आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे, और क्या क्या चीजें आपको लेके वहां से आना पड़ा, और जब आप उन सारे सामानों को लेकर के जब अपने गांव धामोपुर पहुंचे, उस समय की क्या मर्माहत की स्थिति रही होंगी, उस पर जरा सब बताएंगे। उस समय पर पूरे देश के जितने सीनियर और बड़े अफसर थे, सब उनके घर के चारों तरफ तंबू गाड़ करके बैठे थे। सब अपना अपना बातचीत कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। यहाँ तक कि गवर्नर भी हमारा आया था, अब नाम तो भूल गया हूँ, बुढ़ापे का दिमाग। तो ये सब आकर के बैठे थे जी। और उसी बीच में ये हुआ कि भाई इनका सामान अब्दुल हमीद का उनके घर पहुंचना चाहिए। जी जी। तो एक गांव का ये ढूंढा गया कि उस गांव का एक सैनिक चाहिए। जी जी जी। तो उस गांव का एक सैनिक, हम अपने दूसरे कंपनी में थे, जी जी। तो हमको और एक हवलदार को, ग्रेनेडियर को भेजा गया। दुल्लापुर रेलवे स्टेशन पर हमीद का सामान लेकर उतरे और आ गए।
इनके यहाँ। तो आने के बाद हमको तो इतना कुछ सिखाया गया था, जी जी जी। इतना सिखाया गया था कि बड़े से लेकर अधिकारी छोटे तक वहीं हाजिर हैं। जो मांगोगे वो मिलेगा। जो मांगना है तुम लोग बीआरओ मांग लेना, रोड मांग लेना, भर्ती दफ्तर, जो भी मांगना है मांग लेना। लेकिन जब भी हम आए वहां पर, और रसुल्लन बेगम हमको जानती ही थी क्योंकि भाभी लगती थी पद में, जी। और लगी रोने, आ गई नजदीक और लगी रोने। पियावा हो पियावा, बचवन के टुअरा करावला हो पियावा, ये उनकी बोल थी। अब इसमें हम भी भूल गए, भावुक हो गए आप। हाँ, इतना भावुक हो गए। अरे जितने गांव के आदमी थे सब रोने लगे, और हम भी रोकर जो हमको बताया गया था वो भूल गया, हम कह ही नहीं पाए। जो कि कमांडर पूछ रहा है कि जवान कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या चाहिए, इतना पूछ रहा है, फिर भी हमारी अब रोने के अलावा ममता ने आ गई। तो यही बात है। तो लेकर उसका सामान उमान आए। उस समय जो है अब्दुल हमीद को 10 बीघे जमीन और 45,000 रुपया मिला था। आज 45 करोड़ के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूजी, एक सैनिक के लिए देश सबसे बड़ा जज्बा होता है और देश उसके लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। जैसा कि मैं कई वीडियो में आपके इंटरव्यूओं को भी देखा है, आप स्वयं बताते थे कि जब हम सरहदों पे पहुंचते थे तो मुझे न परिवार का ध्यान होता था, न मुझे खेती बाड़ी का ध्यान होता था। सिर्फ हमें ध्यान होता था कि हमारे देश की सुरक्षा कैसे होगी, हमारे देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। ये कैसा लगता था बाबूजी जब आप लोग? ऐसे ही, कुछ पीछे का तो याद ही नहीं आएगा। सामने देखना है, सामने लड़ना है। जैसा कि मुझे पता है कि बाबूजी को भी उस लड़ाई में कई गोलियां लगी थी। एक गोली लगी है। एक गोली संभवतः आपको भी लगी थी, उसके निशान आज भी मौजूद हैं आपके पेट पे। लेकिन आपको मैं कई बार सुना हूं, आप बता रहे थे कि सौभाग्यशाली वो बेटा है जो हिंदुस्तान के नाम पे वीर गति को प्राप्त करता है। हम भी ईश्वर से यही कह रहे थे कि हमारा हिंदुस्तान किसी भी कंडीशन में आजाद हो, मगर मैं भी शहीद हो जाता हूं तो मुझे इस रत्ती मात्र का भी कोई गम नहीं होगा। इसी क्रम में मैं श्रद्धेय पिताजी को मेडल थे जिनको आपको युद्ध के समय में मिला। ये 1965 का है। 19 की 65 लड़ाई लड़ने के बाद मिला है। और ये दूसरा जो है 71 बांग्लादेश से लड़े थे, वो मिला है। और ये तीसरा जो है वहां से हम लोग पैरासूट से लड़े थे, बांग्लादेश में हवाई जहाज से कूदे थे और उनको कैप्चर किए थे 98,000 जब उसके सैनिक कैप्चर में हमारे आ गए जी जी, तब हम लोगों को शांति हो गई। और फिर तुरंत आदेश आया दिल्ली से कि मिलिट्री जब पूरी बांग्लादेश के तरफ लगी है तो पाकिस्तान जो है जी जी जी, उथल पुथल करने लगा। तो फिर पैरासूट से हम लोग को चढ़ा करके गंगानगर के साइड में जो है उतार दिया। बोला कि आप अब यहाँ रोक कर रखो जब तक मिलिट्री नहीं आती। तो ये 2 71 के हैं और एक ये 65 का है। बाबूजी, बताया जाता है कि कुछ घंटों पहले ही वीर अब्दुल हमीद जी से आपकी कुछ वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने आपसे कुछ कहा था। अब्दुल हमीद हमको यही बोले थे 12:30 बजे रात को, क्योंकि अब वहां से एकदम गाड़ियां लड़ाई के मैदान में चली जाएंगी। अम्बाला हमको बोले 12:30 बजे रात को, सुनो मेरा कल लड़ाई लड़ोगे तब तो धामूपुर जाएंगे, नहीं तो बात खा जाएगी। तो हमने भी, और हर आदमी ट्रेनिंग को ध्यान में रखा, ज्यादा सैन्य के एजेंसी या गलती हुई वो फेलियर हो जाएगा। जंग के लड़ाई में जो भी सैनिक जाते हैं उनका न कोई मजहब होता है न कोई धर्म होता है, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि इस लड़ाई को कैसे हम फतह करें। कहीं न कहीं वीर अब्दुल हमीद जी
एक मुसलमान परिवार से आते हैं और आप श्री गणेश पाल जी एक हिंदू बिरादरी से आते हैं, लेकिन आपसी आपका इतना प्यार था, उसको मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा बाबू। हम लोग उस समय जब छुट्टी आते थे तो एक थाली में ही खाना खाते थे। ये नहीं था कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हमारा परिवार सोचता था कि न खाए, लेकिन हम लोग एक ही में खाते। वो तो देते थे, जैसे नाश्ता आता था तो 2 बर्तनों में आता था, लेकिन हम लोग फिर एक ही साथ रख करके खाते थे। फौज के अंदर कोई बिरादरी नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब धर्म एक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। जो जिस समय लड़ाई खत्म हो गई तो उस समय जब व्यंग्यात्मक शब्द चलते हैं, जी जी, तो जब कनेडी को हमारा जनरल बोला कि क्या आप ऐसे टैंक बनाए हैं जो कागज के हैं, हमारी छोटी छोटी गनें तोड़ रही हैं उसको, तो उसने जो है बोला कि शास्त्री लड़ाई रोको, हम आकर देखेंगे। शास्त्री जो है लड़ाई नहीं रोके, 3 दिन एक्स्ट्रा चलवा दिए, मतलब 13 तारीख को लड़ाई रुकी। और इतना जब ये शब्द हुआ है तो ये पूरे इंडिया के हर कोने कोने में फैल गई बात कि कागज के टैंक बने हैं, हमारे छोटी छोटी गनें तोड़ रही हैं। तो हमारा जो फैक्ट्री गोला बनाता था 25 पाउंडर, उसको भी मालूम हो गया कि ये जो है हमारे बनाए हुए गोले दुश्मन के टैंक को तोड़ रहे हैं। तो उसका मैनेजर का भी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हो गया और उसने हमारे सैनिकों को बोला कि मेरे वतन के बहादुरों, तुम लोग लड़ते रहो, हमारी फैक्ट्री में रात और दिन मजदूर गोला बनाएंगे और तुम लोग जितना मन के उतना गोला फूको। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक्स्ट्रा लड़ा दिए उसी के भरोसे, जी जी, उसी मैनेजर के, उसने बोला कि हम गोला देते रहेंगे। तब जब सबका हौसला बढ़ गया तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, तो यही बात है। जैसा कि बाबूजी ने बताया, जब हौसला बढ़ते हैं सैनिकों के, तब किसी भी लड़ाई को फतह करने में कामयाब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा। जो ऐसे टैंक पे जिनको इतना गुमान था कि हमारा टैंक अभेद्य है, उस टैंक को मामूली एक SLR गन ने ध्वस्त करने का काम किया। ऐसे परिस्थितियों में हिंदुस्तान का हौसला बहुत बढ़ा और सैनिकों ने उस लड़ाई को फतह करने का काम किया। इसी क्रम में बाबूजी को पुनः सैल्यूट करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि ईश्वर आपको इतनी लंबी उम्र दें कि आने वाले वक्त में नौजवान आपसे प्रेरणा लेकर के हिंदुस्तान के सरहदों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बाबूजी जौहर दिखा रहे थे जंग में और हिंदुस्तान की लड़ाई को लड़ रहे थे, उस समय बाबूजी को भी कई तरह के मेडल प्राप्त हुए जो कि आपके हाथों में है। मैं जानना चाहूंगा बाबूजी से कि कौन कौन से ऐसे मेडल थे जिनको आपको युद्ध के समय में मिला। ये 1965 का है, 19 की 65 लड़ाई लड़ने के बाद मिला है। और ये दूसरा जो है 71 बांग्लादेश से लड़े थे, वो मिला है। और ये तीसरा जो है वहां से हम लोग पैरासूट से लड़े थे, बांग्लादेश में हवाई जहाज से कूदे थे और उनको कैप्चर किए थे 98,000 जब उसके सैनिक कैप्चर में हमारे आ गए जी जी, तब हम लोगों को शांति हो गई। और फिर तुरंत आदेश आया दिल्ली से कि मिलिट्री जब पूरी बांग्लादेश के तरफ लगी है तो पाकिस्तान जो है जी जी जी, उथल पुथल करने लगा। तो फिर पैरासूट से हम लोग को चढ़ा करके गंगानगर के साइड में जो है उतार दिया। बोला कि आप अब यहाँ रोक कर रखो जब तक मिलिट्री नहीं आती। तो ये 2 71 के हैं और एक 65 का है। बाबूजी, बताया जाता है कि कुछ घंटों पहले ही
बीर अब्दुल हमीद जी से आपकी कुछ वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने आपसे कुछ कहा था। अब्दुल हमीद हमको यही बोले थे 12:30 बजे रात को, क्योंकि अब वहां से एकदम गाड़ियां लड़ाई के मैदान में चली जाएंगी। अम्बाला हमको बोले 12:30 बजे रात को, सुनो मेरे कल लड़ाई लड़ोगे तब तो धामूपुर जाएंगे, नहीं तो बात खा जाएगी। तो हमने भी, और हर आदमी ट्रेनिंग को ध्यान में रखा, ज्यादा सैन्य के एजेंसी या गलती हुई वो फेलियर हो जाएगा। जंग के लड़ाई में जो भी सैनिक जाते हैं उनका ना कोई मजहब होता है ना कोई धर्म होता है, उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि इस लड़ाई को कैसे हम फतह करें। कहीं ना कहीं बीर अब्दुल हमीद जी एक मुसलमान परिवार से आते हैं और आप श्री गणेश पाल जी एक हिंदू बिरादरी से आते हैं, लेकिन आपसी आपका इतना प्यार था, उसको मैं आपकी जवानी सुनना चाहूंगा बाबू। हम लोग उस समय जब छुट्टी आते थे तो एक थाली में ही खाना खाते थे। ये नहीं था कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हमारा परिवार सोचता था कि न खाए, लेकिन हम लोग एक ही में खाते। वो तो देते थे, जैसे नाश्ता आता था तो 2 बर्तनों में आता था, लेकिन हम लोग फिर एक ही साथ रख करके खाते थे। फौज के अंदर कोई बिरादरी नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब धर्म एक है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। जो जिस समय लड़ाई खत्म हो गई तो उस समय जब व्यंग्यात्मक शब्द चलते हैं, जी जी, तो जब कनेडी को हमारा जनरल बोला कि क्या आप ऐसे टैंक बनाए हैं जो कागज के हैं, हमारी छोटी छोटी गनें तोड़ रही हैं उसको, तो उसने जो है बोला कि शास्त्री लड़ाई रोको, हम आकर देखेंगे। शास्त्री जो है लड़ाई नहीं रोके, 3 दिन एक्स्ट्रा चलवा दिए, मतलब 13 तारीख को लड़ाई रुकी। और इतना जब ये शब्द हुआ है तो ये पूरे इंडिया के हर कोने कोने में फैल गई बात कि कागज के टैंक बने हैं, हमारे छोटी छोटी गनें तोड़ रही हैं। तो हमारा जो फैक्ट्री गोला बनाता था 25 पाउंडर, उसको भी मालूम हो गया कि ये जो है हमारे बनाए हुए गोले दुश्मन के टैंक को तोड़ रहे हैं। तो उसका मैनेजर का भी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हो गया और उसने हमारे सैनिकों को बोला कि मेरे वतन के बहादुरों, तुम लोग लड़ते रहो, हमारी फैक्ट्री में रात और दिन मजदूर गोला बनाएंगे और तुम लोग जितना मन के उतना गोला फूको। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री एक्स्ट्रा लड़ा दिए उसी के भरोसे, जी जी, उसी मैनेजर के, उसने बोला कि हम गोला देते रहेंगे। तब जब सबका हौसला बढ़ गया तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, तो यही बात है। जैसा कि बाबूजी ने बताया, जब हौसला बढ़ते हैं सैनिकों के तब किसी भी लड़ाई को फतह करने में कामयाब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा। जो ऐसे टैंक पे जिनको इतना गुमान था कि हमारा टैंक अभेद्य है, उस टैंक को मामूली एक एसएलआर गन ने ध्वस्त करने का काम किया। ऐसे परिस्थितियों में हिंदुस्तान का हौसला बहुत बढ़ा और सैनिकों ने उस लड़ाई को फतह करने का काम किया। इसी क्रम में बाबूजी को पुनः सैल्यूट करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि ईश्वर आपको इतनी लंबी उम्र दें कि आने वाले वक्त में नौजवान आपसे प्रेरणा लेकर के हिंदुस्तान के सरहदों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तैयार रहें।